हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी दशहरे पर की शुभकामनाएं। कहा, भारत त्योहारों का देश, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज का दिन। गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में बनेंगे एजुकेशन सेंटर। सीएम मनोहर ने राष्ट्रीय महत्व के दोनों प्रदेश स्तरीय संस्थानों को दी मंजूरी। इस सत्र से विद्यार्थियों को मिलेगी 4 वर्षीय बीएड की कोर्स में प्रवेश। कुरुक्षेत्र में अनाज मंडियों में धान खरीद पर लगातार जारी। अब तक खरीदा गया 8 लाख मैट्रिक टन धान। किसी भी खरीद केंद्र पर किसानों व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं। और गुरुग्राम के सेक्टर 47 में खुले में नमाज का विवाद जारी। पिछले कई शुक्रवार से हिंदू संगठन कर रहे हैं विरोध। बड़े स्पीकर पर हनुमान चालीसा और भजन चलाकर जताया रोष। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा के सीएम ने आरएसएस के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। करोड़ों स्वयंसेवकों और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सेवा और समर्पण के भाव से राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले करोड़ों स्वयंसेवकों एवं सभी देशवासियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं जो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेशवासियों को दशहरा के पर्व पर बधाई देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों के प्रेरक और प्रेरणादायक प्रतिमानों को भी प्रदर्शित करके परिभाषित करता है। भारत त्योहारों का देश है। समय समय पर त्योहारों का आगमन हमें नई सीख देते हैं, नई चेतना का संचार करता है। दशहरे के शुभ अवसर पर हम सभी को चाहिए कि आदर्शों और संस्कारों की परंपरा से सीख लेकर हम कुछ नया करें ताकि भावी पीढ़ी को भी समाज सेवा और राष्ट्रीय भक्ति की सीख के साथ साथ पौराणिक और आध्यात्मिक सीख मिलती रहे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार पूरे प्रदेश में एक समान औद्योगिकीकरण करने की दिशा में नीति बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य के 140 ब्लॉक में 140 प्रोडक्ट को देश विदेश में निर्यात करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है और इसके लिए पद्मा पहल शुरू की गई है। इसके तहत 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहित किया जाएगा। वीरवार को डिप्टी सीएम ने पद्मा पहल को लेकर के उद्योग और वाणिज्य, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, एमएसएमई, विकास और पंचायत विभाग समेत अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ब्लॉक में उस ब्लॉक के लोगों द्वारा उत्पादित बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक क्लस्टर बनाया जाए जहां पर एमएसएमई की भांति लोगों को उद्योग लगाने के लिए प्लॉट उपलब्ध करवाए जा सके। हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रधान कुमारी सैलजा सहित अनन्या दिग्गज नेताओं में खींचतान तेज हो गई। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल का रुख भी इस बीच हुड्डा की ओर होने के संकेत मिल रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश और पंजाब के घटनाक्रमों में वैध शब्द होने के कारण हरियाणा से आंखें फेर ली है। नेताओं की खींचतान के कारण हरियाणा में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना हाईकमान के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इस बार भले ही ऐलानाबाद उपचुनाव की वजह से संगठन में नई नियुक्तियां टाली जा रही हैं, लेकिन पंजाब चुनाव से पहले प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की घोषणा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव में व्यस्त होने के कारण हरियाणा के राजनीतिक मसलों पर फिलहाल कांग्रेस हाईकमान का काफी ध्यान नहीं जा रहा है। तब तक कांग्रेस दिग्गजों के बीच संगठन में अपना रुतबा बढ़ाने को लेकर यूं ही खींचतान मची रहने की संभावना जताई जा रही है।
इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 30 अक्टूबर का ऐलानाबाद उपचुनाव केवल हरियाणा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए नहीं है, बल्कि इस बात के फैसले के लिए होगा कि इलाके के मतदाता तीनों कृषि कानून चाहते हैं या फिर नहीं। इसलिए इस उपचुनाव का अत्यधिक महत्व है। इधर वे गुरुवार को लगातार अपने जनसंपर्क अभियान के दूसरे दिन ऐलानाबाद के हल्के गांव अरनियावाली, रंधावा आदि ग्रामीणों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने से भी अधिक समय से देश का किसान यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर है, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर और राजस्थान बॉर्डर पर केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से बनाए गए तीनों काले कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। मगर केंद्र की बीजेपी सरकार पूरी तरीके से नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है, किसानों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, लेकिन आखिर में जीत किसानों की ही होगी। इनेलो नेता ने कहा कि ऐलानाबाद उपचुनाव का प्रभाव आने वाले समय में पंजाब, यूपी और राजस्थान की विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। यदि क्षेत्र के मतदाता इनेलो की जीत का बड़ा अंतर देने से चूके तो किसान वर्ग को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि उसका पूरा इलाका कृषि पर आधारित है, मगर केंद्र सरकार इलाके के किसानों को इन कानूनों के माध्यम से पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहती है। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि क्षेत्र की जनता वोट की चोट से पूंजीपतियों को पोषित करने वाली सरकार को सबक सिखाएगी। मतदाता तीनों कृषि कानून चाहते हैं या नहीं, इसकी परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि लगातार काफी समय से तीनों कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं, लगातार आंदोलन किसान कर रहे हैं और कई महीने बीत चुके हैं आंदोलन करते हुए किसानों को। साफ तौर पर किसानों ने जब आंदोलन शुरू किया था तभी कह दिया था कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी वो घर वापसी नहीं करेंगे, और लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कृषि कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये बात सामने आ रही है कि इन तीनों कृषि कानूनों का किसान जो विरोध कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में इसका असर चुनाव में पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। ऐलानाबाद में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने जंगल राज की असली सच्चाई को स्वीकार लिया है। उन्होंने कहा कि लूट और जमीनों पर कब्जे थे। ऐलानाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल के गांव डंडवा कला में अभय चौटाला ने कहा कि पवन ने मेरे राज टाइम में कब्जे करके पैसे कमाए और उन्हीं पैसों से कांग्रेस की टिकट खरीद कर लिया है। किरण चौधरी ने आज एआईसीसी मीडिया के मुख्यालय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की फोटो प्रदर्शनी के अनावरण में शिरकत की और इंदिरा गांधी की शक्तिशाली नेतृत्व और अपने पिता स्वर्गीय ब्रिगेडियर आत्मा सिंह सहित युद्ध में लड़ने वाले सभी सैनिकों के शौर्य को करीब से जाना है। सर इधर फोटो नहीं बनी सर। फोटो नहीं बना। किरण चौधरी ने आज एआईसीसी मीडिया के मुख्यालय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की फोटो प्रदर्शनी के अनावरण में शिरकत की और इंदिरा गांधी के शक्तिशाली नेतृत्व और अपने पिता स्वर्गीय ब्रिगेडियर आत्मा सिंह सहित युद्ध में लड़ने वाले सभी सैनिकों के शौर्य को करीब से जाना है। फोटो नहीं बनी सर। No problem. Thank you very much. God bless. सर इधर फोटो नहीं बनी सर। किरण चौधरी ने आज एआईसीसी मीडिया के मुख्यालय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की फोटो प्रदर्शनी के अनावरण में शिरकत की। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो वहीं इंदिरा गांधी के शक्तिशाली नेतृत्व और अपने पिता स्वर्गीय ब्रिगेडियर आत्मा सिंह सहित युद्ध में लड़ने वाले सभी सैनिकों के शौर्य को करीब से
जाना है। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में खुले में नमाज विवाद लगातार जारी है। पिछले कई शुक्रवार से लगातार सेक्टर वासी व हिंदू संगठनों के लोग लगातार नमाज का विरोध करते नजर आ रहे हैं, जो कि आज भी जारी रहा। नमाज अदा करने आए नमाजियों के सामने कुछ ही दूरी पर बड़ी संख्या में सेक्टर वासी, जिनमें से बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थी, उनके साथ हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और बड़े स्पीकर पर हनुमान चालीसा और भजन चलाकर विरोध करने लग जाते हैं। बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। वहीं नमाज का विरोध करने आए लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक खुले में नमाज बंद नहीं होती तब तक हम इसी तरीके से विरोध करते रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने भी साफ कर दिया है कि नमाज पिछले काफी समय से अदा की जाती है, इसलिए दोनों पक्षों के बीच हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 47 में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में वहां पर सेक्टर वासी पहुंच जाते हैं और बड़े स्पीकर में हनुमान चालीसा बजवाने लग जाते हैं। साफ तौर पर संगठनों ने कह दिया है कि जब तक खुले में नमाज पढ़ी जाएगी तब तक इसी तरीके से विरोध होता रहेगा। फिलहाल आपको बताते चले कि भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है ताकि कोई हल निकाला जा सके। बड़ा स्पीकर लगाकर नमाजियों के सामने हनुमान चालीसा बजाई जाती है, क्योंकि हिंदू संगठन लगातार खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के विरोध जता रहे हैं और इस विरोध में कुछ महिलाएं भी शामिल थी, बुजुर्ग भी शामिल हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो खुले में नमाज अदा नहीं करने देंगे। सेक्टर 47 में विरोध तो पिछले 4 सप्ताह से चल रहा है। आज भी कुछ लोग 20-30 के करीब लोग सेक्टर 47 के जो लोकल हैं वो इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया। अब यहाँ पे उन लोगों ने भी पैरेलली अपनी पूजा पाठ करने का जो प्रयास है वो यहाँ पे किया है, लेकिन जो नमाज है वो एक बहुत बड़ा ही ग्राउंड है, उसमें दूसरी जगह पे नमाज होती है। कुछ लोग आए हैं जिन्होंने अपनी नमाज वहाँ पे अदा की है। साथ ही हिंदू जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपना कुछ हमारी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही जी। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। जिला प्रशासन में खुले में स्थान पर शुक्रवार दिनांक 8/5/2018 की नमाज पढ़ी जाएगी। एक दिन की परमिशन को ये बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास परमिशन है। ये कोई किसी के पास अगर परमिशन है, किसी के ऑर्डर्स हैं तो वो लाके हमें दिखाया जाए। हमें क्यों रोका जाता है? इनको नमाज पढ़ने के लिए नमाज अपनी मस्जिदों में जाके पढ़ें। अभी तो हमें लगता है कुछ नहीं होने हुआ है, जहाँ तक प्रशासन का हिसाब है। बाकी हमारी कोशिश है वो जारी रहेगी। सेक्टर का विरोध जारी है सेक्टर के निवासियों का कि मार्केट की जगह में नमाज ना पढ़ाई जाए, यहाँ मार्केट डेवलप करी जाए। वैसे एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया और एक ऑल्टरनेट जगह भी प्रपोज करी है इनको, मुस्लिम समाज को। उनके कल कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे, एसडीएम ऑफिस में मीटिंग थी, हम भी गए थे, सेक्टर के लोग भी गए थे, तो उनको बोला गया है कि आप वहाँ देख ले, पास में ही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी नुपुर न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। नुपुर, खुले में नमाज पढ़ने को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है, कई दिनों से लगातार इसका विरोध जताया जा रहा है। हमारे दर्शकों को पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए, आखिरकार क्या कुछ है पूरा मामला? बिल्कुल सृष्टि, आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 47 में खुले में नमाज पढ़ने का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस समय वहां पर मौके में भारी संख्या में स्थानीय महिला, पुरुष और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। उन्होंने वहां पर स्पीकर से तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाई है। तो वहीं पर आपको बता दें कि तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया है। जैसा कि सृष्टि आपने पूछा कि पूरा मामला है क्या, मैं आपको ये बता दूं कि मामला कोई नया नहीं है सृष्टि, ये मामला 2018 से यूं ही चलता आ रहा है। आपको बता दें कि 2018 में भी जब स्थानीय लोगों प्रशासन से जब बातचीत हुई थी तो ये आपको ये बता दूं यहाँ पर कि सेक्टर 47 की उन 37 जगहों में से एक है जहां पर खुले में नमाज पढ़ने की प्रशासन ने अनुमति दे रखी है। लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से कहा जा रहा है सृष्टि कि ये अनुमति सिर्फ एक दिन के लिए थी और इस अनुमति का कोई रिटर्न प्रूफ भी नहीं है। तो बार बार सिर्फ एक दिन की अनुमति की वजह से यहाँ पर रोज नमाज क्यों पढ़ी जा रही है और इसी को लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है।
जी अनुपुर, लेकिन एक बात, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार विरोध जता रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक खुले में नमाज अदा की जाएगी तब तक वो विरोध जताते रहेंगे। लेकिन क्या अब हल क्या निकाला जाएगा? पुलिस बल मौके पर मौजूद है, कैसे इस मामले को सुलझाया जाएगा? अनुपुर, बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की चिंता है। उनका ये कहना है कि सड़क पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, बेवजह सड़क पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हमें कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की चिंता है। छोटे मोटे अपराधों में वृद्धि हुई है, बल्कि स्थानीय लोगों ने सृष्टि इसे एक इंटरनेशनल साजिश भी करार दिया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि ये भूमि जिहाद है। अगर अभी हम लोगों ने खुले में नमाज पढ़ने को लेकर आवाज नहीं उठाई तो ये लोग यहाँ पर मस्जिद भी बनवा देंगे। तो वही मुस्लिम पक्ष के लोगों का सृष्टि यहाँ पर ये कहना है कि हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह ही नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है मुस्लिम समुदाय की गुरुग्राम में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 13 ही मस्जिदें हैं। तो आखिरकार हम नमाज पढ़ने के लिए जाएगा। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमें मजबूरी में नमाज हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ रही है, इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि हमें मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी जाए। बिल्कुल नुपुर, दोनों पक्षों की बात सुनी। जिस तरीके से दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे हैं कि उनके पास जगह नहीं है तो वो नमाज कहां पढ़े, लेकिन हिंदू संगठनों का साफ तौर पर यह कहना है कि एक दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन काफी समय से खुले में नमाज अदा की जा रही। अब प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये चिंता का विषय है, लगातार विरोध जताया जा रहा है, भारी तादाद में यहाँ पर भीड़ मौजूद होती है, मामला बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन का क्या कुछ अभी तक रुख है? क्या प्रशासन से आपकी बात हो पाई है? किस तरीके से इस मामले को सुलझाया जाएगा? नुपुर, स्टेसी, जब पिछले हफ्ते भी ऐसे ही बवाल हुआ तो प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को कहा था कि वो इस स्थान से 150 मीटर की दूरी पर जाकर नमाज पढ़ सके। प्रशासन के लिए ये पूरा मामला सुलझाना कहीं ना कहीं चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखना है सृष्टि। तो ऐसे में प्रशासन को कहीं ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। जिला प्रशासन को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है, पुलिस को भी पूरी सूचना, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने को लेकर आखिरकार क्यों माहौल बिगाड़ा जा रहा है। गुरुग्राम में अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें सृष्टि, तो 2018 की ये पूरी घटना है जब खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उसके बाद गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच भिड़ंत हुई थी। उसके बाद मीट विक्रेताओं की दुकानें बंद करवाई गई थी। तो लगातार गुरुग्राम में कुछ ऐसी गतिविधियां सामने आ रही है जिससे कहीं ना कहीं गुरुग्राम में आबो हवा जो है वहां की बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम को आईटी हब माना जाता है, पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हब के तौर पर मशहूर है। तो अगर ऐसी घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है सृष्टि। लेकिन ऊपर एक और बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर इस मामले को अभी सुलझाया नहीं गया तो आगे और ज्यादा विवाद बढ़ सकता है। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि ये मामला अभी का नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, ये मामला 2018 से यूं ही चलता आ रहा है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि अनुमति सिर्फ एक ही दिन की थी, तो आखिरकार अब क्यों नमाज पढ़ी जा रही है। स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा की चिंता है। उनका कहना है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, ये इंटरनेशनल साजिश। अगर अभी हम लोगों ने ये नमाज पढ़वाना बंद नहीं की तो यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवा लिया जाएगा। ये एक भूमि जिहाद है। जी बिल्कुल नुपुर, सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को सुलझाना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है और लगातार विरोध किया जा रहा है। नुपुर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम आपको खबर बता रहे हैं, गुरुग्राम के 47 में लगातार खुली में नमाज अदा करने को लेकर विरोध जताया जा रहा है। भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, विरोध दर्ज करवा रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अगर ये नमाज ऐसे ही खुले में अदा की गई तो हम इसका विरोध दर्ज कराते रहेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब तक इसी तरीके से ये विवाद बढ़ता चला जाएगा, या प्रशासन कोई निर्णय निकालता है या फिर मसला सुलझाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। गुरुग्राम के कुरुक्षेत्र में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय महत्व के दोनों प्रदेश स्तरीय संस्थानों को मंजूरी भी दे दी है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अति महत्वाकांक्षी अनुशंसा को लागू करने की पहल की है। इन दोनों संस्थानों में इसी सत्र से विद्यार्थियों को 4 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश भी दिया जाएगा। इन संस्थानों में अध्यापक शिक्षा का अंतरराष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। पहले जहां इन कोर्सों को करने में 5 साल लगते थे, मगर अब ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4 साल में पूरा हो जाएगा और शुरुआत से ही उन्हें शिक्षक बनाने की पढ़ाई भी करवाई जाएगी, ताकि जब उनका 4 साल का बीएड का कोर्स पूरा हो तो वो कंप्लीट शिक्षक बन करके निकले और उन्हें रोजगार रूपी सरकारी नौकरी भी मुहैया करवाई जा सके।
तय करी कोई भी चीज़ जो है अनफोल्ड होती है तो वो ग्रेजुअल मैनर में और फेज मैनर में होती है। मैं समझता हूँ कि 6 साल एक संस्थान के चलने के बाद और ये फैसला होना कि हमें इसका विस्तार करना चाहिए और 2 हरियाणा ज्योग्राफिकली विचार करके दक्षिण उत्तर का विचार करके 2 अन्य स्थानों पर इसका प्रारंभ किया जाना बहुत ही सामयिक और एक सुविचारित निर्णय है। उम्मीद है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार काम होगा और अन्य स्थानों पर भी और इस प्रकार के कोर्सेज सरकार खोलेगी, ऐसा विश्वास है। देश भर में दशहरे की धूम है। दशहरा पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण को जलाया गया। इसके साथ ही कुंभकर्ण मेघनाथ को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस बार नावाकोट गुरुद्वारे के पास कचारिया लैंड पर सबसे बड़ा पुतला जलाया गया। आपको बताते चले कि यहाँ 70 फीट का रावण जलाया गया। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी रावण के पुतले 25 फीट तक बनाए गए। दशहरा कमेटी सनौली रोड ने इस बार भी दशहरा पर्व SDVM में मनाने का फैसला किया गया था। पहले जुमखाना क्लब के पास मैदान में होता था, कोविड के कारण स्कूल में मनाया गया। श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड की ओर से सेक्टर 13-17 के मैदान में रावण का कुंभा जलाया गया। इसी के साथ कोरोना का पुतला भी फूंका गया। तो एक अलग तस्वीरें इस बार दशहरे पर्व में देखने को मिली है, जहां पर रावण के पुतले दहन के साथ कोरोना का पुतला भी दहन किया गया है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां अनाज मंडियों में धान की खरीद लगातार जारी है और अब तक 8 मैट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। धान की खरीद को लेकर के अब किसानों के साथ साथ अनाज मंडी का आढ़ती भी खुश नजर आ रहा है। आढ़ती का कहना है कि अब अनाज मंडी के अंदर से धान की खरीद रफ्तार में चल रही है और उठान भी बड़ी तेजी से हो रहा है। इस किसी भी खरीद केंद्र पर किसानों और व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। खरीद केंद्रों पर धान की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। खरीद केंद्रों पर किसान अपनी फसलों को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार लेकर पहुंच रहे हैं। सभी मंडियों में बारदाना पर्याप्त मात्रा में पहुंचाया जा रहा है। कितनी धान की खरीद हो चुकी है? इस बार 8,90,000 क्विंटल के करीब धान की खरीद करी है, जिसमें अपना फूड सप्लाई में 7,16,000 क्विंटल और हैफर्ड में 1,74,000 क्विंटल के करीब धान की खरीद की। तो तेजी से हो रहा, काफ़ी तेजी से खरीद कार्य? हाँ, खरीद का कार्य तेजी से चल रहा है। जो मेन जो रोडों पे है या ब्रह्मसरोवर के आसपास पड़ी हुई है, उसका कैसे कर रही है उठान? धान उनका भी चल रहा है, तेजी से चल रहा है। इस बार अपना खरीद देर से शुरू होने के कारण मंडी में धान जल्दी आ गया, परचेज थोड़ा लेट शुरू हुई है। धान की खरीद ठीक चल रही है फिलहाल। अभी तो पहले शुरू में दिक्कत आई थी, जो भी आई थी, अब कोई दिक्कत नहीं है। पूरे गवर्नमेंट रेट पे चल रही है, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। पहले क्या दिक्कत आ रही है? पहले तो गवर्नमेंट लेट खड़ी होती है जी, तो धान हमारी जल्दी पक जाती है, उसकी वजह से दिक्कत थी। जो कटवाई अपने वो अपने घर पे ही डाली, तो अब भर के ला रहे हैं मंडी में। तो आज आप ट्राली में लेके आए? हाँ जी। कितनी ट्राली आप तक? 2 ट्राली लेके आए हूँ फिलहाल, उजाड़ दिए मैंने। कोई अब कोई फिलहाल दिक्कत आ रही है? नहीं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। एलानाबाद में शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी में आखिरी छोर तक भाखड़ा का नीला पानी पहुंच चुका है, जिसे लेकर के किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट की साफ देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल ने अपना वादा निभाया है। शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी में आखिरी छोर तक पानी पहुंच चुका है, जिसके बाद किसानों के चेहरे में खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है। 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहा आंदोलन जल्द ही 11वां महीना पूरा कर जाएगा। यह आंदोलन लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। सरकार और किसान अपनी अपनी बात पर अडिग है। ऐसे में नजदीक भविष्य में इस आंदोलन का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। आंदोलन कितना लंबा खिंचता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन लगातार आंदोलन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। वह आंदोलन में किसानों की कमी खेतों में काम होने के चलते देखी जा रही है। हालांकि आंदोलनकारियों का जज्बा कम नहीं हुआ है, लेकिन 10 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन चला आ रहा है। ऐसे में किसान भी थक चुके हैं, उनके चेहरे पर उदासियां साफ देखी जा रही है। यही कारण है कि अब आंदोलन में पहले जैसी बात नहीं रह गई है, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा और जब तक कानून वापसी नहीं होती है, वो आंदोलन करते रहेंगे।
आजादी के 75वें साल में देश जब अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में देश के लिए सबसे कम उम्र मात्र 12 साल में शहीद होने वाले बाजी राउत और उनके 4 अन्य साथियों को याद करना स्वाभाविक है। देश के लिए सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले बाजी राउत और उनके 4 अन्य साथियों का बलिदान दिवस है। वहीं इस बलिदान दिवस पर भाजपाइयों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हेपेटाइटिस सी यानी कि काला पीलिया मुक्त संक्रमित व्यक्ति के खून के संपर्क में आने से फैलता है। जिले में वर्ष 2017 से शुरू हुए जांच अभियान के तहत अब तक 4020 रोगियों की पहचान हो चुकी है, जबकि हेपेटाइटिस बी के 181 रोगी हैं। सिरसा जिले में रानिया क्षेत्र में हेपेटाइटिस के रोगियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। धान का सीजन शुरू होते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। 8 अक्टूबर को इंडेक्स 124 था, 14 अक्टूबर को इंडेक्स 140 पर पहुंच गया। हालांकि इस दौरान इंडेक्स का स्तर 150 से ऊपर भी पहुंच चुका है। जिले भर में धान के अवशेषों में आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण सड़कों पर धूल भी उड़ती है, जिस कारण प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से आगजनी के 41 मामलों में किसानों को 70,000 रुपए जुर्माना लिया जा चुका है। आगजनी के कारण लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, जिससे लोगों को आंखों में भी परेशानी होती दिख रही है। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। तीनों कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर के चल रहे धरना स्थल के मुख्य स्टेज के पीछे बैरिकेड पर एक युवक का शव बंधा मिला है। उसकी बेरहमी से पिटाई करने के साथ हाथ भी काट दिए गए और कई गंभीर चोटों के निशान भी उसके शव में मिले। मृतक की पहचान पंजाब के तरनतारन जिले के चीमा खुर्द गांव के हरनाम सिंह के तौर पर हुई है। वह 3 बेटियों का पिता बताया जा रहा है। फिलहाल उसकी पत्नी बेटियों के साथ अलग रह रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।